दोस्तों, क्या भारत का अगला अवेक्स एयरक्राफ्ट अभी सीक्रेटली शेप में आने लगा है? ब्रह्मोस एनजी का डेवलपमेंट अभी क्यों डिले होने वाला है? इंडियन नेवी को अभी एडिशनल MS-60R हेलीकॉप्टर की जरूरत क्यों पड़ रही है? और आखिर तेजस मार्क 1 प्रोग्राम में फेक रिपोर्ट का पूरा मामला क्या होने वाला है? आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स के नेत्र मार्क 1 एवेक्स प्रोग्राम और एमरर के नए ऑफर की तरफ से है। दोस्तों, भारत के एयरबोर्न सर्वेलेंस इकोसिस्टम को लेकर अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्राजीलियन कंपनी एम्ब्रर की तरफ से इंडियन एयरफोर्स के आने वाले नेत्र मार्क 1 एयरबोर्न ईयरली वार्निंग एंड कंट्रोल प्रोग्राम के लिए अपना प्रायटर 600 बिजनेस जेट को ऑफिशियली ऑफर किया जा रहा है। अब इंडियन एयरफोर्स के पास जो नेत्र मार्क 1 एयरक्राफ्ट सर्विस में अभी मौजूद है वो एम्ब्रर की EMB 145 प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड है और नेत्र मार्क 1 स्टैंडर्ड के अवेक्स के लिए ये काफ़ी सुइटेबल प्लेटफॉर्म माना जाता है। इस वजह से नेत्र मार्क 1 के लिए भी इसी प्लेटफॉर्म को एक्वायर करने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन अभी एम्ब्रर की तरफ से अपनी प्रायटर 600 को इसके बदले भारत को ऑफर किया जा रहा है, जो कि एक नए जनरेशन का प्लेटफॉर्म होने वाला है। अभी सबसे खास बात इस एयरक्राफ्ट का रेंज होने वाला है। प्रायटर 600 का रेंज लगभग 7441 किलोमीटर के आसपास होने वाली है। अगर इसको बेस करके नेत्र एयरक्राफ्ट को बनाया जाता है तो इंडियन एयरफोर्स फ्यूचर में इंडियन ओशन रीजन, हिमालयन रीजन और दूसरे स्ट्रेटेजिक सेक्टर में ज़्यादा समय तक एयरबोर्न रह के सर्वेलेंस कर सकता है। और इसके अलावा ये एयरक्राफ्ट हायर अल्टीट्यूड पर भी आराम से ऑपरेट कर सकता है, जो कि भारत के लिए काफ़ी ज़रूरी होने वाली है। एवेक्स मिशन के लिए अल्टीट्यूड बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि एयरक्राफ्ट जितना ऊपर रहेगा उसका रडार होराइजन उतना ज़्यादा इंक्रीज होने वाला है और ये उतना बड़ा एयर स्पेस को मॉनिटर कर सकता है। प्रायटर 600 मार्क 0.83 की स्पीड तक ऑपरेट कर सकता है, जिससे इमर्जिंग बैटलफील्ड कंडीशन में रैपिड रीपोजिशनिंग पॉसिबल होने वाला है। और इसके अलावा एयरक्राफ्ट काफ़ी मैन्यूवरेबल भी होने वाला है। साथ ही इस प्लेटफॉर्म में फुल्ली फ्लाईओवर सिस्टम, एडवांस एवियोनिक्स सिस्टम, एक्टिव टर्बुलेंस रिडक्शन टेक्नोलॉजी और मॉडर्न कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर भी मौजूद होने वाला है। लेकिन दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि ये एयरक्राफ्ट सिर्फ एक कैरियर प्लेटफॉर्म होने वाला है। एक्चुअल कैपेबिलिटीज भारत के इंडिजिनस रडार, मिशन कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर सिस्टम और कमांड एंड कंट्रोल आर्किटेक्चर ही आगे चल के डिसाइड करने वाले हैं। अगला अपडेट इंडियन आर्मी के नए काउंटर ड्रोन सिस्टम भार्गवास्त्र और भारत के फ्यूचर एंटी ड्रोन वॉरफेयर कैपेबिलिटी की तरफ से है। दोस्तों, अभी बैटलफील्ड का नेचर बहुत ही तेजी से चेंज हो रहा है। पहले जहां फाइटर एयरक्राफ्ट, टैंक्स और आर्टिलरी सबसे बड़े थ्रेट माने जा रहे थे, वहीं अभी ड्रोन्स, लॉइटरिंग मुनिशंस और स्वाम अटैक सबसे बड़ा थ्रेट बन चुके हैं। इस वजह से इंडियन आर्मी की तरफ से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम उठाने का फैसला किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्मी की तरफ से भी भार्गवास्त्र काउंटर अनमेंड एरियल सिस्टम यानी CUAS सिस्टम के लिए ऑफिशियली ऑर्डर को इशू किया जा रहा है। खास बात यह कि भार्गवास्त्र को इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड यानी सोलर ग्रुप की सब्सिडियरी कंपनी की तरफ से डेवलप किया गया और इसको दुनिया का पहला गाइडेड और अनगाइडेड माइक्रो मिसाइल बेस्ड काउंटर ड्रोन सिस्टम भी बोला जा रहा है, जो कि स्पेशली लार्ज स्केल स्वार्म ड्रोन अटैक के लिए काफ़ी सुइटेबल होने वाला है। अभी तक इस प्रोग्राम के अंदर गाइडेड और अनगाइडेड दोनों इंटरसेप्टर की ट्रायल सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं, जिसके बाद आर्मी की तरफ से अभी आगे बढ़कर इसको ऑर्डर करने का प्लान किया जा रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि ये सिस्टम इंडियन आर्मी की डिमांड से नहीं बल्कि इंडस्ट्री इनिशिएटिव से डेवलप किया गया था, जो कि बाद में इंडियन आर्मी के लिए काफी सुइटेबल पाया जा रहा है। ये सिस्टम एक साथ 64 माइक्रो रॉकेट को या माइक्रो मिसाइल को लॉन्च कर सकता है और एक डेंस एंगेजमेंट एनवेलोप को क्रिएट कर सकता है, जहां पर स्वार्म ड्रोन्स का एंटर करना लगभग इम्पॉसिबल होने वाला है। इसमें लो कॉस्ट अनगाइडेड रॉकेट स्वार्म टारगेट के लिए इस्तेमाल किया जा सकते हैं, जबकि इसमें गाइडेड रॉकेट सिस्टम भी मौजूद होने वाले, जो कि हाईली एक्यूरेट और मैन्यूवरिंग टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन सिस्टम को मॉड्यूलर आर्किटेक्चर के साथ भी डिजाइन किया गया, जहां रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर, RF डिटेक्शन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को भी जरूरत पड़ने पर इसमें बाद में इंटीग्रेट किया जा सकता है। इस पूरे सिस्टम को एक 7.5 टन क्लास की ऑल टेरेन 4x4 व्हीकल के ऊपर माउंट किया गया, जिसकी वजह से इसको डिजिट से लेकर हाई अल्टीट्यूड सेक्टर में कहीं पर भी आराम से डिप्लॉय किया जा सकता है। अगला अपडेट भारत के ब्रह्मोस एनजी प्रोग्राम और उसके लेटेस्ट डेवलपमेंट की तरफ से। भारत के सबसे सक्सेसफुल मिसाइल प्रोग्राम में से एक ब्रह्मोस को लेकर अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रहा है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रह्मोस NG यानी नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस मिसाइल के फ्लाइट ट्रायल अभी पहले तय किए गए समय से थोड़ा पीछे हटने वाला है। लेकिन खास बात यह कि ये डिले का कारण जो है वो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम या फेल्यूर नहीं होने वाला है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के को मैनेजिंग डायरेक्टर की तरफ से बात बताया गया कि कस्टमर्स की तरफ से मिसाइल के लिए कुछ नए और पहले से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट वहां पे रखे जा रहे हैं, जिस वजह से अभी मिसाइल की डिजाइन में कुछ चेंज करने का प्लान किया गया है। दोस्तों, ब्रह्मोस NG असल में करंट ब्रह्मोस मिसाइल का नेक्स्ट जनरेशन वर्जन होने वाला था। इसका ऑब्जेक्टिव मिसाइल को हल्का, कॉम्पैक्ट और ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाना था, जबकि सुपरसोनिक स्ट्राइक कैपेबिलिटी मेंटेन रखने का फैसला किया गया था। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि साइज कम होने की वजह से फ्यूचर में फाइटर एयरक्राफ्ट एक साथ पहले के मुकाबले ज्यादा ब्रह्मोस मिसाइल को कैरी कर सकते थे। रिपोर्ट्स के हिसाब से ब्रह्मोस NG में इंप्रूव्ड रेंज, एडवांस गाइडेंस आर्किटेक्चर और लो वेट प्रोफाइल देखने को मिल सकता है, जिस वजह से इसका साइज और वेट काफी कम होने के बावजूद भी इसका रेंज 300 किलोमीटर के आसपास मेंटेन रहने वाली है। अभी खास करके सुखोई 30 MKI, तेजस मार्क 2 और फ्यूचर कॉम्बैट प्लेटफॉर्म के लिए ब्रह्मोस NG एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म के रूप में सामने आने वाला है। हालांकि अभी इसकी फ्लाइट ट्रायल की नई टाइमलाइन को लेकर ऑफिशियली कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया गया, लेकिन कंपनी का कहना है कि प्रोग्राम प्लान डायरेक्शन में ही प्रोग्रेस कर रहा है और अभी फोकस मिसाइल को नए स्टैंडर्ड के हिसाब से ऑप्टिमाइज करने पर दिया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन नेवी के MS-60R रोमियो हेलीकॉप्टर फ्लीट और भारत के फ्यूचर एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी की तरफ से है। दोस्तों, भारत के नेवल एविएशन इकोसिस्टम को लेकर अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की तरफ से यूनाइटेड स्टेट्स से ऑर्डर किए गए टोटल 24 MS-60R रोमियो हेलीकॉप्टर में से अभी 21 हेलीकॉप्टर भारत को डिलीवर किए जा चुके हैं। यानी इंडियन नेवी का एंटी सबमरीन वॉरफेयर नेटवर्क अभी पहले के मुकाबले थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। दोस्तों, MS-60R सीहॉक को दुनिया के सबसे एडवांस नेवल हेलीकॉप्टर में से एक माना जाता है। यह हेलीकॉप्टर एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सरफेस वॉरफेयर, मैरीटाइम सर्वेलेंस, सर्च एंड रेस्क्यू और स्पेशल ऑपरेशन को भी आराम से कंडक्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के हिसाब से अभी रिसीव किए गए 21 हेलीकॉप्टर में से लगभग 15 हेलीकॉप्टर्स को इंडियन नेवी की सर्विस में शामिल किया जा चुका है। बाकी बचे 6 में से 3 हेलीकॉप्टर सभी यूनाइटेड स्टेट में इंडियन क्रूज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि बाकी 3 हेलीकॉप्टर सभी इंडिया स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन और सर्टिफिकेशन प्रोसेस से गुजर रहे हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि ये मॉडिफिकेशन किसी टेक्निकल इशू की वजह से नहीं किए गए हैं। इसमें इंडिजिनस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम और इंडिया स्पेसिफिक वेपन इंटीग्रेशन पर भी काम किया जा रहा है। लेकिन अभी भी इंडियन नेवी के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज मौजूद होने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेवी को अभी 100 से भी ज्यादा मल्टी रोल हेलीकॉप्टर या एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन अभी हमारे पास ऐसे 15 हेलीकॉप्टर ही मौजूद हैं। भारत का डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट और फ्रंटलाइन वॉरशिप का फ्लीट लगातार एक्सपैंड होता हुआ दिख रहा है और साथ ही हमारी डेक बेस्ड मल्टीरोल हेलीकॉप्टर की रिक्वायरमेंट भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। इसी वजह से इंडियन नेवी एडिशनल MS-60R हेलीकॉप्टर के रिपीट ऑर्डर को इवैल्यूएट कर रहा है। इनिशियल MS-60R हेलीकॉप्टर को बस लिमिटेड नंबर में ही खरीदने का प्लान किया गया था और बाकी लार्ज स्केल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इंडियन मल्टीरोल हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल करने का फैसला किया गया था। लेकिन अभी इंडियन मल्टीरोल हेलीकॉप्टर प्रोग्राम मैच्योर होने में अभी 5 साल और लेने की उम्मीद किया जा रहा है, जिस वजह से अभी रिक्वायरमेंट को देखते हुए एडिशनल MS-60R हेलीकॉप्टर को ऑर्डर करने पर विचार किया जा रहा है। अगला अपडेट तेजस मार्क 1 प्रोग्राम और उसके सप्लाई चेन में सामने आई एक बहुत ही सीरियस क्वालिटी इशू की तरफ से है। दोस्तों, अभी भारत के इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट इकोसिस्टम को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL की तरफ से हैदराबाद के एक एरोस्पेस कंपोनेंट सप्लायर कंपनी के खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल किया गया है। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि तेजस मार्क 1 प्रोग्राम के लिए सप्लाई किए गए कंपोनेंट में से लगभग 199 रिपोर्ट जो थे वो फॉर्ज करके सबमिट किए गए थे या फेक रिपोर्ट सबमिट किए गए थे। खास बात यह कि एलिगेशन अभी FIR और इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है और फाइनल कंक्लूजन अभी ऑफिशियली सामने आना बाकी है। रिपोर्ट के हिसाब से मार्च 2022 से लेकर नवंबर 2023 के बीच HAL की एयरक्राफ्ट डिवीजन की तरफ से टेक एरो डिवाइस को टोटल 18 परचेज ऑर्डर इशू किए गए थे और ये ऑर्डर लगभग 35 कैटेगरी के कंपोनेंट और टोटल 172 इंडिविजुअल आइटम के लिए वहां पे दिए गए थे, जो कि आगे चल के तेजस मार्क 1 प्रोग्राम में इस्तेमाल होने वाले थे। शुरुआत में सप्लायर को HAL का अप्रूवल मिल गया था क्योंकि क्वालिफिकेशन फेज के दौरान प्रोडक्ट सैंपल्स और इंस्पेक्शन रिपोर्ट सबमिट किए गए थे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग और सीरियस डेवलपमेंट उस समय सामने आया जब HAL की क्वालिटी कंट्रोल टीम ने नवंबर 2023 में
एक्सिस इंस्पेक्शन सोल्यूशन फैसिलिटी पर ऑडिट रिपोर्ट सबमिट किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑडिट के दौरान पाया गया था कि जिस कंपनी के नाम से मल्टीपल टेस्टिंग रिपोर्ट सबमिट किए गए थे, उन्होंने कभी भी इस तरह की रिपोर्ट को इशू नहीं किया था। एफआईआर के हिसाब से फरवरी से लेकर सितंबर 2023 के बीच सबमिट किए गए टोटल 199 टेस्ट रिपोर्ट फेक रिपोर्ट्स थे। इसके बाद एचएएल की तरफ से सो कॉज नोटिस भी इशू किया गया था और एक्सप्लेनेशन वगैरह मांगा गया था। उसके बाद जनवरी 2024 में उस सप्लायर को अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट से 3 साल के लिए रिमूव कर दिया गया था, जो कि मार्च 2027 तक कंटिन्यू रहने वाला है। साथ ही पेंडिंग पेमेंट्स को भी यहाँ पे होल्ड पर रखने का फैसला किया गया है। हालांकि अभी तक किसी एयरक्राफ्ट की सेफ्टी इंपैक्ट या तेजस मार्क 1 फ्लीट के ऑपरेशनल इशू को लेकर कोई भी अपडेट सामने नहीं आया है, लेकिन फिर भी फेक रिपोर्ट के बेसिस पर तेजस मार्क 1 की सप्लायर बनने की कोशिश करना एक सीरियस प्रॉब्लम होने वाली है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये इंसिडेंट भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के लिए एक रिमाइंडर हो सकता है कि फ्यूचर फाइटर प्रोग्राम में सिर्फ इंडिजिनस प्रोडक्शन ही काफ़ी नहीं होने वाला है, बल्कि स्ट्रॉन्ग क्वालिटी कंट्रोल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सप्लाई चेन डिसिप्लिन भी उतना ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।